सेंट्रल बैंक। अभी अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज अबाउट कमर्शियल बैंक्स। मैंने आप लोगों को चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होती है जो डायरेक्टली पब्लिक से यानी हमसे डील करती है। बट सेंट्रल बैंक के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि सेंट्रल बैंक सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को गाइड करती है, उनके ऊपर एक चेक रखती है। तो व्हाट इज अ सेंट्रल बैंक? Central bank is an apex body that controls, operates, regulates and directs the entire banking and monetary structure of the country. Basically वो बैंक जो बाकी की सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करती है, उनको गाइड करती है, उनको डायरेक्ट करती है, उनको इंस्ट्रक्ट करती है। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी, अ सुप्रीम बॉडी, वन एंड ओनली। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, कोई भी कंट्री में बहुत सारे कमर्शियल बैंक होते हैं बट सेंट्रल बैंक सिर्फ एक ही होती है। इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई। RBI, that is Reserve Bank of India, was established in April 1st, 1935 under Reserve Bank of India passed in 1934। ठीक है, Reserve Bank of India Act ये पास हुआ था 1934 में। ठीक है, आपने पहले भी बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है कि एक पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है, ऐसी कॉर्पोरेशन जो डेवलप होती है, जो बनती है, एस्टैब्लिश होती है अंडर द एक्ट, मतलब पार्लियामेंट इनके लिए अलग से एक एक्ट बनाता है। तब भी मैंने आप लोग को बताया था कि आरबीआई एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, दैट मींस इट हैज अ स्पेशल एक्ट अंडर इट्स ओन नेम। तो आरबीआई एक्ट पास हुआ था इन द ईयर 1934 और आरबीआई एस्टैब्लिश हुई थी ऑन 1 अप्रैल 1935, दैट इज फ्रॉम द न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो सेंट्रल बैंक का मीनिंग समझ में आ गया, हमें सेंट्रल बैंक कौन सी है वो भी पता चल गया। तो नाउ लेट्स मूव टू द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, कि कोई भी सेंट्रल बैंक क्या क्या फंक्शंस करती है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक? सबसे पहली होती है करेंसी अथॉरिटी। ओके, करेंसी का मतलब क्या होता है? द मनी, द कॉइन्स दैट वी टेक विद अस, जिसके लिए हम इतना काम करते हैं, वो सारे नोट्स, वो हंसते हुए गांधी जी, दोज आर आर करेंसी। ठीक है, करेंसी अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? करेंसी अथॉरिटी का मतलब होता है दैट मींस अ सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री हैज द अथॉरिटी टू पब्लिश और टू प्रिंट द करेंसी। मतलब क्या होता है कि कोई भी कंट्री की सेंट्रल बैंक, लेट्स से इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया की सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई। आरबीआई के पास में अथॉरिटी है टू प्रिंट द करेंसी ऑफ इंडिया, दैट इज इंडियन रुपी। ठीक है, 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स के अलावा बाकी सारी करेंसी इंडियन गवर्नमेंट प्रिंट नहीं करती, इट इज प्रिंटेड बाय द आरबीआई। याद रखना, आरबीआई प्रिंट करती है सारी करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड द कॉइन्स। 1 रुपी नोट और कॉइन कौन पब्लिश करता है, कौन प्रिंट करता है? द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो 1 मार्क्स में याद रखना, ठीक है, 1 रुपी नोट इज पब्लिश और प्रिंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, बाकी सारी करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स आर पब्लिश्ड और प्रिंटेड बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। नेक्स्ट, अच्छा चलो, करेंसी अथॉरिटी का क्या फंक्शंस होते हैं, मतलब बेसिकली ये करने से क्या फायदा होता है? सबसे पहला फायदा होता है कि कोई भी कंट्री में एक स्टेबिलिटी हो जाती है। इमेजिन करो कि सारी कमर्शियल बैंक्स भी नोट्स प्रिंट कर रही थी, कोई लिमिट रह जाती क्या प्रिंटिंग की? कोई लिमिट नहीं रह जाती। तो अगर हम बात करते हैं कोई भी पर्टिकुलर करेंसी में एक स्टेबिलिटी होना, वो कैसे होती है? जब कोई भी एक अथॉरिटी होती है जो प्रिंट करती है। दूसरा, पब्लिक का भरोसा। ठीक है, द पब्लिक हैज मोर कॉन्फिडेंस ऑन द करेंसी। कैसे? कमर्शियल बैंक होती तो धड़ाधड़ प्रिंट करती जाती, बट नहीं, सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक सोच के करती है, तो पब्लिक का एक और भरोसा हो जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कोई भी करेंसी फॉरेन मार्केट में कितना अच्छे से परफॉर्म करी, क्या वो डीवैल्यू हो रही है या रीवैल्यू हो रही है, क्या वो डेप्रिशिएट हो रही है या एप्रिशिएट हो रही है, ये भी पता चलता है जब आप कोई भी करेंसी को लिमिट में प्रिंट करते हो। ये हम बात करेंगे इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट होता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था कि कमर्शियल बैंक डील करती है विद द इंडिविजुअल्स, विद द कस्टमर्स, विद अस, बट सेंट्रल बैंक होती है एक बैंक टू द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट का पूरा पैसा कौन हैंडल करता है? आरबीआई। ठीक है, ये ध्यान रखना, आरबीआई हैंडल करती है गवर्नमेंट का पूरा पैसा। ठीक है, आपने बीएसटी में एक पॉइंट पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि आरबीआई इशू करती है ट्रेजरी बिल ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में से पैसा कौन यूज करता है? आरबीआई यूज करती है। दैट मींस आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। समझ में आया? ठीक है, आरबीआई इज अ बैंक, मतलब एक बैंक, जैसे कमर्शियल बैंक हमारे लिए होती है वैसे गवर्नमेंट के लिए बैंक कौन है? द सेंट्रल बैंक।
क्या क्या फंक्शन देती है वो? लेट्स से गवर्नमेंट के सारे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो संभालना, कितना पेमेंट लेना है, कितना पेमेंट करना है, कौन सी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी इशू करी है, कौन सी गवर्नमेंट को सेल करनी है, ये सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट की कौन हैंडल करता है? सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन। दैट मीन्स बैंकर्स के लिए बैंक के जैसे एक्ट करना। अब बैंकर्स मतलब क्या होता है? द कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक की बैंक कौन होती है? द सेंट्रल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक। ठीक है, यहां तक पता है हमें कि कमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज कौन करता है? हु इज द सुपरवाइजर? द सेंट्रल बैंक। ठीक है, कैसे हेल्प करती है बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन? हाउ डज अ सेंट्रल बैंक हेल्प इन द सुपरविजन एंड वर्किंग ऑफ अ कमर्शियल बैंक? फर्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। ठीक है, आरबीआई एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स करती है कमर्शियल बैंक के लिए, जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के साथ में रखनी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कस्टोडियन यानी ध्यान रखने वाला ऑफ कैश रिजर्व्स, एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसा परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है विद द सेंट्रल बैंक। तो बेसिकली सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व यानी जो पैसा सेंट्रल बैंक के पास में पड़ा है उसका ध्यान रखती है कौन? द सेंट्रल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। देखो, कमर्शियल बैंक को भी पैसों का शॉर्टेज पड़ सकता है कभी कभी, डेफिनेटली पड़ सकता है। जब भी कोई भी सेंट्रल बैंक को पैसों का शॉर्टेज पड़ता है तो कोई भी कमर्शियल बैंक क्या करती है? दूसरे कमर्शियल बैंक से लोन मांगती है, दैट इज कॉल मनी। बट क्या जरूरी है कि दूसरे बैंक के पास में पैसा होगा ही होगा? ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि दूसरे कमर्शियल बैंक के पास में भी पैसा नहीं हो। ऐसे केस में कमर्शियल बैंक क्या करेगी? कमर्शियल बैंक जाएगी सेंट्रल बैंक के पास में। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। आपकी आखिरी चारा, कोई भी कमर्शियल बैंक का आखिरी चारा कौन होता है? द सेंट्रल बैंक। दैट मीन्स जब भी कमर्शियल बैंक कोई भी दूसरे सोर्स से पैसा रेज नहीं कर पा रही है तो कमर्शियल बैंक कहां जाएगी? टू द सेंट्रल बैंक। एंड लास्ट इज क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का क्या मतलब होता है? हम कोई चेक लिख के देते हैं, हमारे पापा कोई चेक लिख के देते हैं, वो क्लियरिंग में जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई कमर्शियल बैंक कोई भी चेक लिखती है तो उसका क्लियरिंग कौन करता है? जब भी कोई भी कमर्शियल बैंक कोई भी पेमेंट करती है या पेमेंट रिसीव करती है तो उसका क्लियरिंग हाउस कौन देखता है? द सेंट्रल बैंक। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास में कमर्शियल बैंक्स की पूरी डिटेल्स होती है। जैसे कमर्शियल बैंक के पास में हमारे अकाउंट की पूरी डिटेल होती है तो दे एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस। Similarly, central bank has all the details of the bank account of the commercial banks. So central bank acts as a clearing house for the commercial banks. Next function क्या था? Custodian of foreign exchange reserves. Foreign exchange reserve, ठीक है, ये भी हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट में पढ़ेंगे कि अगर गवर्नमेंट को कभी भी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को स्टेबल रखना होता है तो गवर्नमेंट को बहुत सारी फॉरेन करेंसीज परचेज करके रखनी पड़ती है। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंजेस हम जो परचेज करेंगे, जो ये जो रिजर्व गवर्नमेंट बना रही है, ये कौन बनाएगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे? सेंट्रल बैंक। एंड लास्ट इज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अकेला पॉइंट आ जाता है कि एक्सप्लेन हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन एनी इकोनॉमी। कभी कभी तो 5 मार्क में भी अकेला क्वेश्चन आ जाता है। सो हम समझते हैं कि हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि मनी सप्लाई अगर इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। सबसे पहले अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया है, दैट मीन्स मनी बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सबसे पहला प्रॉब्लम आता है इन्फ्लेशन। देखो, आपके पास में बहुत पैसा है तो आप ज्यादा खर्च करोगे तो आपका जो एग्रीगेट डिमांड आपने मार्केट में इंक्रीज कर दिया, सप्लाई तो उतनी ही है बट एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई तो क्या हो गया? इन्फ्लेशन हो गया। और वहीं पे अगर मनी सप्लाई बहुत कम है, दैट मीन्स लोगों के पास में पैसा नहीं है, तो वहां पे एक कंडीशन आ जाती है रिसेशन की। तो सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ता है? अपनी मॉनिटरी पॉलिसी को यूज करके मनी सप्लाई को एकदम एक इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करना पड़ता है। क्यों? थोड़ा सा मनी सप्लाई ज्यादा, वैसे ही इन्फ्लेशन, थोड़ा सा मनी सप्लाई कम और रिसेशन। तो सेंट्रल बैंक इज द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। अब देखते हैं कैसे। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। The Reserve Bank of India, that is RBI, is empowered to regulate the money supply in the economy through its monetary policy. It is policy adopted by the central bank of an economy in the direction of credit control or money supply.
As RBI has the sole monopoly in currency issue, it can control credit and supply of money. देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि आरबीआई के पास में सोल अथॉरिटी है, मोनोपोली है इन करेंसी इशू। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आरबीआई क्या कर सकती है, यहाँ पे अपने मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, मनी सप्लाई क्यों कंट्रोल करते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया, फॉर इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। ठीक है, तो क्या होता है मनी सप्लाई, कोई भी सेंट्रल बैंक, कोई भी गवर्नमेंट की कोशिश करती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की। कैसे? विथ मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है? बेसिकली ये सारी जो चीजें मैंने नीचे लिखी है ये सब मॉनिटरी पॉलिसी के पार्ट्स होते हैं। ऐसी पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट इनमें से कोई चीजें इंप्लीमेंट करती है सो दैट मार्केट में मनी सप्लाई कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, फॉर दिस आरबीआई मेक्स यूज ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। जैसा मैंने आप लोग को बताया ये सारी चीजें मॉनिटरी पॉलिसी के पार्ट्स हैं। तो आरबीआई क्या करती है, इन सब चीजों का यूज करती है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। सबसे पहला होता है रेपो रेट। ये बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। रेपो रेट का मीनिंग होता है द रेट at which central bank lends money to the commercial bank to meet its short term requirements। बेसिकली ऐसा रेट, ऐसा इंटरेस्ट रेट जिसमें आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करेगी। लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक को पैसों की बहुत जरूरत थी, तो आईसीआईसीआई बैंक जाती है सेंट्रल बैंक के पास में, दैट इज आरबीआई के पास में, कि मुझे एक बार लेट्स से 1000 करोड़ की जरूरत है। तो आरबीआई ने क्या किया, 1000 करोड़ रुपीस दे दिए, बट ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए था। दिस वाज फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड। तो जो भी इंटरेस्ट रेट यहां पे आरबीआई चार्ज करेगी आईसीआईसीआई बैंक से, उसको हम बोलेंगे रेपो रेट। समझ में आया? रेपो रेट का मीनिंग क्या होता है, द इंटरेस्ट रेट दैट द सेंट्रल बैंक चार्जेस फ्रॉम द कमर्शियल बैंक फॉर द मनी दैट दे हैव बोरोड टू मीट देयर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। अब रेपो रेट का मनी सप्लाई या क्रेडिट से क्या लेना देना हुआ, इमेजिन करो। मैं बताता हूं, लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक को पैसे चाहिए थे। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया, आरबीआई से मनी बोरो किया। अब आईसीआईसीआई बैंक इस पैसों का क्या करती है, हमने पहले भी पढ़ा था कि आईसीआईसीआई बैंक इसको लेंड करेगी आगे। ठीक है, इससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट और मनी मिला के वापस आरबीआई को दे देगी, यही पढ़ा था हमने पहले भी। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दिया, तो आईसीआईसीआई बैंक को अपना इंटरेस्ट रेट और इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स से आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक को मनी लेंड किया ऑन 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अब आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगी, फर्दर इस मनी को लेंड करेगी मिनिमम एट 11 और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, पहले आईसीआईसीआई बैंक लोन दे रही थी एट लेट्स से 5 और 6 और 7 और लेट्स से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट अब आईसीआईसीआई को लोन महंगा पड़ा, तो आईसीआईसीआई क्या करेगी, अपना रेट और इंक्रीज कर देगी। तो पब्लिक क्या करेगी, यहां पे पब्लिक लोन लेना बंद कर देगी। तो मार्केट में क्या हुआ, मनी सप्लाई कंट्रोल में आ गया। यहीं पे अगर सेंट्रल बैंक को ऐसा लगता है कि लोग लोन ही नहीं ले रहे हैं, मार्केट में मनी सप्लाई एकदम खत्म हो गया है, तो आरबीआई क्या करेगी, अपना रेपो रेट कम कर देगी। क्यों कम करेगी, सो दैट आईसीआईसीआई को लोन सस्ते में मिले। आईसीआईसीआई को लोन सस्ते में मिलेगा तो ये आगे फर्दर लोन और कम कर देगी, तो लोग पैसा लेंगे। समझ में आया रेपो रेट से कैसे मनी कंट्रोल, सप्लाई कंट्रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब होता है इट इज जस्ट लाइक रेपो रेट। ठीक है, द इंटरेस्ट रेट दैट आरबीआई चार्जेस फ्रॉम द कमर्शियल बैंक फॉर द मनी दैट दे हैव बोरोड फॉर द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। यहां पे आरबीआई पैसा दे रही थी कमर्शियल बैंक को टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। यहां पे आरबीआई पैसा दे रही है अभी भी कमर्शियल बैंक को, बट टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट भी एकदम सेम होता है। अगर आरबीआई को ऐसा लगता है कि मार्केट में क्रेडिट बहुत ज्यादा हो गया है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया है, तो आरबीआई क्या करेगी, अपना बैंक रेट इंक्रीज कर देगी। तो आईसीआईसीआई को अपना लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंक्रीज करना पड़ेगा और फिर लोग पैसा लेना बंद कर देंगे। और वहीं पर अगर आरबीआई को ऐसा लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत कम है, मार्केट में क्रेडिट बहुत कम हो गया है, तो आरबीआई क्या करेगी, अपना बैंक रेट कम कर देगी, सो दैट आईसीआईसीआई को लोन सस्ते में पड़े और आईसीआईसीआई वो लोन को और सस्ते में आगे दे दे। ठीक है, तो रेपो रेट और बैंक रेट में सिर्फ एक फर्क है, रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म लोन्स के ऊपर, बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर। ठीक है, दोनों ही केस में इफेक्ट सेम होता है। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नाउ दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट एंड अ लिटिल ट्रिकी टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ ट्रिकी हो जाता है कभी कभी समझने में। What are open market operations? देखो, जब भी सेंट्रल बैंक ओपनली मार्केट में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बाय या सेल करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस।
अब आप बोलोगे सर सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज को बाई करे या सेल करे, उससे मनी सप्लाई में क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। आपको यहाँ पे भी सेम चीज लग रही थी बट फर्क पड़ा, यहाँ पे भी फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? लेट्स से सेंट्रल बैंक को ऐसा लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया है, दैट मीन्स मनी बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है, ठीक है, लोग बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो वहां पे सेंट्रल बैंक क्या करेगी? सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्लेस करेगी इन द मार्केट। अब प्लेस करने से क्या होगा? देखो, कमर्शियल बैंक, जितनी भी कमर्शियल बैंक्स है वो क्या करेगी? वो सिक्योरिटी को परचेज करेगी, ठीक है, वो सिक्योरिटी को परचेज करेगी। इंडिविजुअल्स क्या करेंगे? बिजनेस फर्म्स क्या करेंगे? उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करेंगे। तो गवर्नमेंट के पास में पैसा आ गया और मार्केट में से पैसा कम हो गया। तो गवर्नमेंट कितनी स्मार्ट है, देखो, गवर्नमेंट को लग रहा था कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? अपनी सिक्योरिटी को डाल दिया, ठीक है, लेट्स से ट्रेजरी बिल। तो सेंट्रल बैंक ने क्या किया? ट्रेजरी बिल दे दिया मार्केट को। अब हम लोग क्या करेंगे? इंडिविजुअल्स हैं या कमर्शियल बैंक्स हैं या बिजनेस फर्म्स हैं, हम क्या करेंगे? हम हमारा मनी इन्वेस्ट कर देंगे, यानी हमने हमारे मनी को ब्लॉक कर दिया। समझ में आया? सेंट्रल बैंक के पास में पैसे आ गए और सेंट्रल बैंक का जो पर्पस था, दैट मीन्स मार्केट में से मनी खींचना, वो गवर्नमेंट ने पूरा कर दिया। सेंट्रल बैंक ने वो पर्पस सॉल्व कर दिया। वहीं पे अगर सेंट्रल बैंक को ऐसा लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत कम हो गई है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल बैंक क्या करेगी? इन सिक्योरिटीज को बाई कर लेगी वापस, दैट मीन्स उनको पैसा वापस दे देगी और अपनी सिक्योरिटी उनसे वापस परचेज कर लेगी। तो उनको पैसा चाहिए था, उनको पैसा मिल गया। हमारा पर्पस क्या था? सेंट्रल बैंक का पर्पस क्या था? कि मार्केट में मनी पहुंचाना, वो भी सेंट्रल बैंक ने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट होता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ओके, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ये भी समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है एक पर्टिकुलर रेशियो या एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट्स दैट आर केप्ट टू बी एज रिजर्व्स। कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, लेट्स से 1000 रुपीज का डिपॉजिट मिला था कोई कमर्शियल बैंक को, उसमें से कितना मनी कमर्शियल बैंक को एज अ रिजर्व मेंटेन करना है, वो होता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स या फिर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। अब लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज सीआरआर एंड वन इज एसएलआर। सीआरआर का मीनिंग होता है कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखो, सीआरआर का क्या मीनिंग बताया मैंने? कैश रिजर्व रेशियो। दैट मीन्स लेट्स से मैंने कोई कमर्शियल बैंक को 10,000 रुपीज दिए थे, ठीक है, अब सेंट्रल बैंक ने बोला है कि सीआरआर इज 10%, ठीक है, तो सीआरआर का मीनिंग क्या होता है? द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद द सेंट्रल बैंक, यानी 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000 रुपीज। तो ये 1,000 रुपीज कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक को देने पड़ेंगे। क्यों? दादागिरी है? नहीं, दादागिरी नहीं है। दिस इज टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। दैट मीन्स अगर कल को बैंक उठ जाती है या बैंकरप्सी हो जाती है या कोई भी रीजन से बैंक को नुकसान हो जाता है, तो इन्वेस्टर के मिनिमम 10% पैसे तो सेफ रहे, इसके लिए सीआरआर होता है। वापस समझा देता हूं, सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। दैट मीन्स द परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद द सेंट्रल बैंक, यानी डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास में कंपल्सरी रखना पड़ेगा। लेट्स से डिपॉजिट था 10 लाख रुपीस का, सीआरआर था लेट्स से 12%, तो 1,20,000 कमर्शियल बैंक को देना पड़ेगा टू द सेंट्रल बैंक। वहीं पे दूसरा रिजर्व मैंने क्या बताया था? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दैट इज द परसेंटेज ऑफ द अमाउंट या फिर परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक हैज टू कीप इट इटसेल्फ, यानी अब डिपॉजिट का वापस कुछ परसेंटेज, लेट्स से वापस 10% है और 10 लाख रुपए आए बैंक के पास में, तो 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख रुपीस। तो 1 लाख रुपीस कमर्शियल बैंक को खुद के पास में रखना पड़ेगा। दिस इज एसएलआर। सीआरआर में क्या होता है? कमर्शियल बैंक किसको देती है? सेंट्रल बैंक को। एसएलआर में क्या होता है? कमर्शियल बैंक खुद के पास में रखती है। क्यों? अब ये क्यों जरूरी है? ये क्यों जरूरी है? सोचो, लेट्स से कल अचानक से बहुत सारे लोग पैसा विड्रॉ करने आ जाते हैं, ठीक है, और अगर बैंक ने एसएलआर मेंटेन नहीं किया है, बैंक ने क्या किया? सारे पैसे एज अ लोन दे दिए थे, तो बैंक पैसे वापस कैसे देगी? नहीं दे पाएगी। ताकि ये वाला सिचुएशन अराइज नहीं हो, इसके लिए सेंट्रल बैंक बोलती है कमर्शियल बैंक को एसएलआर मेंटेन करने के लिए। समझ में आया? सीआरआर और एसएलआर क्या होता है? अब वापस सेम क्वेश्चन दिमाग में कि सर इससे मनी सप्लाई और क्रेडिट कैसे कंट्रोल होगा? सिंपल है,
जब भी गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल बैंक को ऐसा लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, CRR और SLR को इंक्रीज कर देगी। पहले लेट्स से दोनों 10-10% थे, अब दोनों 20-20% हो गए। अभी भी सेम क्वेश्चन है दिमाग में कि सर अभी भी मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल हुआ, मैं बताता हूं। लेट्स से पहले 10 लाख रुपीस थे और पहले CRR और SLR दोनों 10-10% थे, तो 10 लाख रुपीस में से कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक को कितने दिए, 1 लाख रुपीस। खुद के पास में अलग से कितने रखे, 1 लाख रुपीस। दैट मीन्स कमर्शियल बैंक के पास में पैसे कितने बचे, 10 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख, दैट इज 8 लाख रुपीस। अब कमर्शियल बैंक ये 8 लाख रुपयों को आगे एज अ लोन देगी, करेक्ट, ठीक है। अब RBI को ऐसा लगा कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया, तो RBI ने क्या किया, CRR और SLR दोनों इंक्रीज कर दिया। लेट्स से दोनों अब 20% कर दिया। अब 10 लाख में से सेंट्रल बैंक को कितने देने पड़ेंगे, 2 लाख। कमर्शियल बैंक को कितने रखने पड़ेंगे खुद के पास में, 2 लाख। तो अब कमर्शियल बैंक के पास में पैसे कितने बचे, 10 लाख माइनस 2 लाख दैट इज 6 लाख। कमर्शियल बैंक के पास में अगर पैसे ही नहीं बचे तो कमर्शियल बैंक लोन कैसे देगी, मार्केट में मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। समझ में आया। तो अगर कभी भी सेंट्रल बैंक को ऐसा लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया है, तो क्या करेगी, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर देगी। और कभी भी अगर ऐसा लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत कम हो गया है, तो क्या करेगी, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को कम कर देगी। सिंपल है। नेक्स्ट पे आता है, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ओके, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है एक तरीके से कोई भी पर्सन जो लोन लेने आया है उसको कितना कोलैटरल रखना पड़ेगा। लेट्स से मार्जिन रिक्वायरमेंट चल रहा है लेट्स से 60% का। दैट मीन्स एक पर्सन आया जिसने एक कोलैटरल रखी है जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपीस की, और मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना चल रहा है, लेट्स से 60%। तो 10 लाख का 60% कितना हुआ, 6 लाख रुपीस। कितने पैसे बचे, 4 लाख। तो कमर्शियल बैंक उसको सिर्फ 4 लाख का लोन देगी। समझ में आया, नहीं समझ में आया, वापस समझाता हूं। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ कोलैटरल दैट एनी पर्सन हैज टू कीप विद द कमर्शियल बैंक अगेंस्ट द लोन। लेट्स से 10 लाख का लोन लेना था और मार्जिन रिक्वायरमेंट चल रहा था 60% का, तो कितना बचा, 40%। तो 10 लाख का 40% ही अमाउंट कमर्शियल बैंक आपको लोन देगी। समझ में आया, ओके। अब इससे मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होगा बताता हूं। लेट्स से RBI को ऐसा लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया है, तो RBI क्या करेगी, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो RBI मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर देगी। लेट्स से पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट चल रहा था 60% का, अब हो गया है 70% का। तो अब आपको 10 लाख के एसेट के आगे कितना लोन मिलेगा, 70 का है तो कितना बचा, 30%। तो 10 लाख का 30% कितना होता है, 3 लाख रुपीस। दैट मीन्स अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट इतना हाई है, लोग लोन लेना बंद कर देंगे, लोग वेट करेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट के कम होने का। सिंपल है। तो जब भी मार्केट में मनी सप्लाई या क्रेडिट बहुत ज्यादा हो जाती है, तब गवर्नमेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर देती है। और जब भी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत कम हो गया है, तो गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर देती है। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट होता है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन ये इकलौता ऐसा पॉइंट है जो कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। मोरल सुएशन का मतलब होता है गवर्नमेंट यानी सेंट्रल बैंक मॉरली कमर्शियल बैंक को मनाने की कोशिश करती है कि आप ये सारे पॉइंट्स को अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर दो सो दैट मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाए। देखो, मैंने पहले भी बोला, दिस इज नॉट कंपलसरी। गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक क्या करती है, कमर्शियल बैंक को कन्विंस करने की कोशिश करती है, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक को ये बातें माननी या नहीं माननी ये कमर्शियल बैंक के ऊपर होती है। बट एक चीज ध्यान रखना, सेंट्रल बैंक इज द बैंकर्स बैंक, ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो अल्टीमेटली सेंट्रल बैंक की बात तो माननी ही पड़ेगी कमर्शियल बैंक्स को। इट्स वेरी सिंपल। एंड लास्ट इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। लेट्स से RBI को ऐसा लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो RBI क्या ऑर्डर देगी, RBI ऑर्डर देगी कमर्शियल बैंकों की सिर्फ सेलेक्टिव लोगों को ही लोन देना है, या फिर ये सेलेक्टिव इंडस्ट्रियल सेक्टर है जिनको लोन नहीं देना है। तो ऑटोमेटिकली मार्केट में लोन कम हो गया। लेट्स से पहले 10 लोग लोन लेने आते थे, सब अलग अलग कैटेगरी के थे, एजुकेशन, इंडस्ट्री, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, सब अलग अलग थे, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। RBI ने रूल पास कर दिया कि एग्रीकल्चर और एजुकेशन वालों को लोन नहीं देना है, तो ऑटोमेटिकली में से 10 में से 2-3 लोग तो कम हो गए, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गया।
वेरी सिंपल। और वहीं पे अगर गवर्नमेंट को या फिर आरबीआई को ऐसा लगता है कि मनी सप्लाई बहुत कम हो गया है, तो आरबीआई क्या करेगी, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को रिमूव कर देगी। समझ में आया? तो ये बेसिकली आपके हो गए सारे के सारे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। क्या क्या थे? करेंसी अथॉरिटी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन, custodian of foreign exchange reserve and controller of money supply and credit. Now let's move to the last topic, that is credit creation.